हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एस्पिरेंट। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सेट्रा पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो प्रेसिडेंट की पावर होती है ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इमरजेंसी प्रोविजंस भी इसी टॉपिक के थ्रू हम खत्म कर देंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पार्ट 18 में है, ओके, क्योंकि अब पार्ट्स भी पूछे जाने लगे हैं। एंड आर्टिकल 352 से लेके 360 तक क्या है, इमरजेंसी पावर्स। ऑलराइट, पहले भी मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ ओवरव्यू किस तरीके के सवाल पूछे गए। लुक एट द क्वेश्चंस, और इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे हम पूरा का पूरा कवर करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस। सी दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस पूछे गए हैं, प्रेसिडेंट रूल जब लगता है। यहाँ पे पूछा गया है 2017 में ये सवाल, और किस तरीके से ये बाद में ये इसी सवाल के बेसिस पे पूछा गया। अगर आपने ये सवाल कर लिया होता तो ये भी हो जाता। तो हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर इमरजेंसी प्रोविजंस। ओके, देखो, एक कंट्री जो है वो पीसफुली वर्क कर रही है, पर एक ऐसी सिचुएशन आई विच इज़ ड्यू टू द वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया या फिर आर्म्ड रेवेलियन हो गया, उसकी वजह से एक तरीके की सिचुएशन आई। तो क्या होगा कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है, जो बात करता है कि स्टेट के पास अलग पावर है, यूनियन के पास अपनी पावर है, वो दोनों एक साथ क्या हो जाती हैं, सेंटर के पास चली जाती हैं। एंड सेंटर अज्यूम द पावर। इसीलिए बोलते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे जो सेंटर होता है वो पावरफुल हो जाता है, और फेडरल सिस्टम से यूनिटरी सिस्टम में हमारा जो है पूरा सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, कौन, ये 3 ग्राउंड होते हैं। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब किसी से लड़ाई हो गई है, दूसरी आर्म्ड रिवेलियन हो गया है, मतलब अंदर ही किसी तरीके से हमारी इंटरनल इमरजेंसी टाइप की आ गई है, जहाँ पे ये इंटरनल इमरजेंसी होती है, ये बाहर के देशों के साथ कुछ होता है तब लगती है। अब क्या है, डिक्लेयर कौन करता है, प्रेसिडेंट। जब उसको लगता है कि जो हमारी सिक्योरिटी जो है और हमारी पीस जो है वो डेंजर में है, तब हम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, जो आर्टिकल 352 में है। अब कैसे होता है प्रोक्लेम, प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रोक्लेमेशन जारी करेगा। चाहे उसने ऑलरेडी प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी दिया हो तो वो दोबारा भी एक प्रोक्लेमेशन दे सकता है। ये बोला गया था 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 के तहत। ये भी बोला गया कि इमरजेंसी या तो होल ऑफ इंडिया में भी लग सकती है या फिर एक स्पेसिफिक पार्ट में भी लग सकती है। और ये प्रोविजंस ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये ध्यान रखना है कि जो इमरजेंसी के प्रोविजंस है ना, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐड हुए हैं ज़्यादातर, और 44th से भी, क्योंकि 42nd में अगर कोई उन्होंने मिस्टेक करी तो उन्होंने रेक्टिफाई कब की वो मिस्टेक्स, जब उन्होंने 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। अब क्या है कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, पहले जो था ना, हम लोग यहाँ पे जो आर्म्ड रिबेलियन पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस था। अब समझ में नहीं आता था इंटरनल डिस्टर्बेंस किस टाइप का है। जब इंदिरा गांधी के टाइम पे जो है उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे, तो इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे इमरजेंसी लगाई थी। कैबिनेट को तक नहीं पता था, उन्होंने प्रेसिडेंट को बोला इमरजेंसी लगा दो, उन्होंने लगा दी। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट जो आया ना, उसने कहा कि अब इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है ये बहुत वेग टर्म है, किस तरीके का इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये आर्म्ड रिवेलियन के बेसिस पे। अब ये जो टर्म है, ये आर्म्ड रिवेलियन, मतलब जब आर्म्ड रिवेलियन हो इनसाइड द कंट्री, तब ये डिक्लेयर की जा सकती है। कैसे डिक्लेयर की जाएगी, पहले बोला गया, ये तो इंदिरा गांधी के टाइम के बाद ही हुआ कि उन्होंने, तब पता चला सारी कैबिनेट को जब इमरजेंसी ऑपरेशन में थी। तो जब हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उन्होंने बोला कि जो कैबिनेट होगी वो रिटन रिकमेंडेशन देगी, किसको, प्रेसिडेंट को। और ये जो रिकमेंडेशन होगी ना, जुडिशियल रिव्यू के तहत आएगी। कि ऐसा तो नहीं है किसी भी बेसिस पे आपने बोल दिया कि नेशनल इमरजेंसी है, नहीं, ये जो होगी जुडिशरी वो होगी, उसको रिव्यू कर सकती है। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी पूछा जाए कि जुडिशरी किसी चीज़ को रिव्यू कर सकती है नहीं, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि जुडिशरी ज़्यादातर हर चीज़ को ही रिव्यू कर सकती है। अब आता है अप्रूवल। अप्रूवल कैसे होता है, पहले 2 महीने का टाइम दिया गया था, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट से 1 मंथ का टाइम, 1 मंथ के अंदर ही अंदर अप्रूवल देना पड़ता है। कैसे होता है, पहले लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पास हो सकती है। तो जैसे लोकसभा में राज्यसभा में हुआ
तो ये स्पेशल मेजोरिटी मतलब जितने लोग उस दिन प्रेजेंट हैं उनकी मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स जितने भी होते हैं वैसी मेजोरिटी चाहिए होती है। तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है क्योंकि बाकी जो 2 इमरजेंसी है ना उसके लिए हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, इसके लिए स्पेशल। अब कैसे? इमरजेंसी जो होता है इनडेफिनेटली, इसका टाइम पीरियड कोई दिया नहीं है कि कब तक ये चल सकती है, जब तक पार्लियामेंट चाहे, गिवन द फैक्ट कि ये 6 मंथ के अंदर अप्रूव होती जाए। अब यहाँ पे बोला गया कि दोनों मेंबर्स जो हैं, दोनों राज्यसभा और लोकसभा इमरजेंसी को अप्रूव करें। पर कैसे? लेट मी टेल यू हाउ। सपोज लोकसभा में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है इमरजेंसी का, ये 1 मंथ के अंदर दोनों में पास होना चाहिए, ठीक है? तब वो नेशनल इमरजेंसी आ जाएगी, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी का मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा इमरजेंट सिचुएशन है विच नीड टू बी एड्रेस्ड एज सुन एज पॉसिबल। अब क्या हुआ? लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ठीक है? सपोज लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो राज्यसभा जब पास कर देगी तो लोकसभा के भीतर, मतलब जब भी लोकसभा का सेशन होगा, पहला सेशन, उसके 30 डेज के अंदर अंदर अप्रूव करना है, गिवन द फैक्ट कि राज्यसभा ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी है। तो इमरजेंसी ऐसे अप्रूव होती है। और क्या होगा अगर 6 मंथ के पीरियड में? क्या होता है ना कि जब भी आपका जो 6 मंथ का पीरियड होता है जहाँ पे इमरजेंसी को हर बार पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है कि ठीक है, अगर 6 मंथ के बाद हर 6 महीने में अप्रूवल चाहिए होता है कि आपको एक्सटेंड करना है या नहीं। तो उस 6 महीने में अगर लोकसभा डिसॉल्व होगी, फिर भी जब लोकसभा पहला सिटिंग रखेगी अपना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर तक अप्रूव हो जानी चाहिए, गिवन द फैक्ट कि राज्यसभा ऑलरेडी अप्रूव कर चुका है। मतलब राज्यसभा अप्रूव कर लेनी चाहिए। बाकी पीरियड जो है वो 30 डेज है हर किसी के लिए, ना नेशनल इमरजेंसी के लिए भी, फाइनेंशियल इमरजेंसी में तो अप्रूवल ही नहीं चाहिए होता है, और जो प्रेसिडेंट्स रूल है उसके लिए भी सेम है। अब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में, ना कि केवल एक हाउस में, ठीक है? मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग एंड द टोटल मेजोरिटी ऑफ द हाउस, ठीक है, दोनों हाउसेस में। अब है रिवोकेशन कैसे होता है? जो प्रेसिडेंट जो होगा ना वो रिवोक कर सकता है और पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। दूसरी चीज़ क्या कर सकता है ये कि लोकसभा अगर 1/10 मेंबर, 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा अगर ये बोल रहे हैं स्पीकर को कि नेशनल इमरजेंसी हटाओ, तो जो स्पीकर होगा उसको 14 डे का नोटिस देना पड़ेगा कि 14 डेज के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा स्पीकर को कि हटा रहे हैं या नहीं। तो कितने मेंबर्स होने चाहिए? 1/10 ऑफ द मेंबर्स, और कितने दिन का? 14 डे का नोटिस किसको? स्पीकर को। कौन देगा? लोकसभा के मेंबर्स। अब अप्रूवल कैसे होता है? बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मेजोरिटी से होता है। रिवोकेशन कैसे होता है? एक ही हाउस चाहिए होता है। कौन सा? लोकसभा। और कैसी मेजोरिटी? सिंपल मेजोरिटी। तो ये डिफरेंस हो गया अप्रूवल और रिवोकेशन में। इफेक्ट क्या होते हैं जब नेशनल इमरजेंसी आती है? तो 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है सेंटर स्टेट रिलेशन पे इफेक्ट होता है, दूसरा जो लाइफ ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और फंडामेंटल राइट्स पे। तो सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे इफेक्ट होते हैं? जैसे एग्जीक्यूटिव है तो जो सेंटर होता है ना वो सारी चीज़ें डायरेक्ट करता है कि स्टेट को अब क्या करना चाहिए। लेजिस्लेटिव जो होती है, मतलब जितनी भी पावर होती हैं स्टेट लिस्ट में, जो स्टेट मतलब एम्पावर्ड होता है बनाने में, वो सारी पार्लियामेंट के पास मिल जाती हैं, या फिर पार्लियामेंट उन लॉज को जो स्टेट बना रहे हैं उनको ओवरराइड कर सकता है। जो लॉज बने होते हैं ना पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट लिस्ट पे, जब इमरजेंसी लगी है तो वो 6 महीने तक ऑपरेट करते हैं, और ये अपने आप क्या हो जाते हैं? रिवोक हो जाते हैं, हट जाते हैं। और ऑर्डिनेंस भी तब आते हैं जब कोई भी पार्लियामेंट का जो है पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है। कौन लाता है? प्रेसिडेंट लाता है। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 123, ये हमने पढ़ चुके हैं। तो इमरजेंसी जो होती है वो उन स्टेट पे भी लागू हो सकती है जो इमरजेंसी, जैसे हम बोलते हैं ना कि इमरजेंसी या तो पार्ट ऑफ कंट्री पे लगी या पूरी कंट्री पे लगे, तो इमरजेंसी के तहत जो लेजिस्लेटिव पावर होती है, कोई भी पावर है प्रेसिडेंट की, वो उन स्टेट पे भी एप्लीकेबल होती है जो उस टाइम पे जिन पे इमरजेंसी नहीं लगी है। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से बोला गया। और फाइनेंशियल जो होती है ना, जैसे आपने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई, ऑलराइट,
तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक तो लगी नहीं, पर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो बीच में नहीं आप हटा सकते कि फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड होगी। वो पूरे एक फाइनेंशियल ईयर तक चलेगी, जो कि स्टार्ट होता है 31st उसके बाद से, और फिर 30th मार्च तक चलेगी 1 अप्रैल से। तो मतलब पूरे ईयर के लिए, चाहे वो इमरजेंसी बीच में ही क्यों ना हटा दी गई हो, पर जो इमरजेंसी के प्रोविज़न होते हैं जहाँ पे पार्लियामेंट जो होती है वो सैलरीज रिड्यूस कर सकती है, एमोल्यूमेंट्स रिड्यूस कर सकती है ना, मनी विल्स को अपने लिए रिजर्व कर सकती है, स्टेट के भी। लाइफ ऑफ लोकसभा क्या होती है, अगर लाइफ ऑफ लोकसभा जो है वो एक्सटेंड हो सकती है इमरजेंसी के टाइम पे 1 ईयर एट अ टाइम। कैसे? मैक्सिमम कितनी, 6 मंथ्स के बीच में आपको क्या जैसे आपने 1 ईयर की एक्सटेंड किया है तो 6 मंथ के बाद आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, तो ये भी बोला गया है कि वो जो एक्सटेंशन है वो कब एंड हो जाएगा, जब इमरजेंसी एंड होगी उसके 6 महीने बाद वो 1 ईयर का एक्सटेंशन एंड हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स पे क्या इम्पैक्ट आता है? तो बोला जाता है जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं एक बेसिक नेसेसिटी होते हैं ह्यूमन बींग्स की, और वो हमेशा रहने चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स का जो इम्पैक्ट है ना, पर इम्पैक्ट है नेशनल इमरजेंसी का, वो आर्टिकल 358 में और 359 में दिया गया है। आर्टिकल 358 बोलता है कि जब भी इमरजेंसी आती है तो आर्टिकल 19 के अंडर जो 6 राइट्स हैं हमारे वो सस्पेंड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, मतलब कोई उन्हें सस्पेंड नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। एंड स्टेट कैन मेक लॉज ऑन एनी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 इवन इफ इट्स वायलेटिंग इट। और स्टेट जो है वो किसी भी प्रोविजन पे जो आर्टिकल 19 के अंडर है उस पर लॉ बना सकता है, इवन अगर वो जो लॉ बना हुआ है वो आर्टिकल 19 से कि इरेगुलर है या फिर इनकन्सिस्टेंट है या फिर आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है, और ये जो है वो इमरजेंसी एंड होने के बाद चैलेंज भी नहीं हो सकता। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ने बोला कि ये जो आर्टिकल 19 को आप क्या कर रहे हो, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो ना नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, वो केवल उस बेसिस पे होगी जब एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे आपकी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, ना कि इंटरनल डिस्टर्बेंस पे। और इमरजेंसी के दौरान वही लॉस प्रोटेक्ट होंगे, ठीक है, जो इमरजेंसी से रिलेटेड लगाए गए हों। ऐसा नहीं है कि आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्व कर दिया जो ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है, तब आप कर्व करोगे, क्योंकि जो 6 फंडामेंटल राइट है ना वो आप उसी बेसिस पे रेस्ट्रिक्ट करोगे जो नेसेसिटी है इमरजेंसी की, ना कि कोई भी कर दोगे। और जुडिशियल रिव्यू तो होगा ही होगा अगर आपने फालतू में वायलेशन किया होगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। अब आर्टिकल 359 बोलता है राइट टू मूव टू कोर्ट। तो जो राइट्स होते हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं आर्टिकल 359 में। क्या होता है कि जो राइट टू मूव टू कोर्ट है, जो आप जाते हो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सीख करते हो कि भाई मेरा राइट वायलेट हुआ है, वो राइट आप अवेल नहीं कर सकते इस टाइम पे। और ये जो होता है वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है बल्कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू होता है। और इसमें जो होता है वो सारे फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। तो डिफरेंस क्या होता है इन दोनों राइट में, आर्टिकल 358 में और आर्टिकल 359 में? तो आर्टिकल 358 में क्या होता है ना कि ओनली फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 रेस्ट्रिक्ट होता है, और आर्टिकल 359 में हर फंडामेंटल राइट 20 और 21 को छोड़ के। आर्टिकल 358 जो होता है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, और आर्टिकल 359 जो होता है वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू ही होता है। आर्टिकल 358 जो होता है वो एक्सटर्नल इमरजेंसी के केसेस में ही लगता है, और आर्टिकल 359 जो होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इमरजेंसी की सिचुएशन में लग सकता है, ठीक है। जो आर्टिकल 358 है वो फंडामेंटल राइट्स जो आपके आर्टिकल 19 के अंडर अवेलेबल हैं वो उस ड्यूरेशन के लिए सस्पेंड कर देंगे जिस ड्यूरेशन तक इमरजेंसी जो है वो इन्फोर्स में है, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 359 है उसके अंडर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वही फंडामेंटल राइट्स कुछ पीरियड के लिए सस्पेंड होते हैं, ना कि पूरी इंटायर ड्यूरेशन के लिए। और आर्टिकल 358 जो है वो आर्टिकल 319 को जो होता है कम्प्लीटली वो कर सकते हैं सस्पेंड, बट आर्टिकल 359 जो होते हैं वो आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते।
आर्टिकल 358 जो होता है वो उसकी जो पावर है वो लिमिटेड है आर्टिकल 19 तक, और इसकी जो है ऑल फंडामेंटल राइट्स तक। तो आई होप ये समझ आया होगा। आर्टिकल 358 और 359 एक ऐसे प्रोविजंस हैं जो फंडामेंटल राइट्स पे इम्पैक्ट बताते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस का। ठीक है, मैंने सब समझा दिया है। अब आते हैं प्रेसिडेंट के रूल पे। तो आर्टिकल 355 और 356 प्रेसिडेंट के रूल से रिलेटेड है। ये बोलता है कि जो स्टेट है वो प्रोटेक्ट करेगा दूसरे स्टेट को, मतलब जो छोटे छोटे स्टेट हैं, स्टेट एज इन इंडिया बात कर रही हूँ, वो प्रोटेक्ट करेगा अपने स्टेट्स को। किस लिए? अगर कोई उसे लगता है कि कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन आ गई जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, वायलेशन हो रहा है, और वो प्रेसिडेंट रूल भी अप्लाई कर सकता है। कैसे? 2 मंथ का नोटिस, मतलब 2 मंथ के भीतर भीतर आपको प्रेसिडेंट रूल अप्रूव करना पड़ता है। और अगर उसी टाइम पे दोनों हाउसेस करते हैं, और अगर लोकसभा जो है डिसॉल्व हो गई बीच में, तो 30 दिन के अंदर अंदर जब लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तब उसको अप्रूव करना पड़ेगा। तो 2 मंथ का टाइम है लोकसभा और राज्यसभा के लिए। लेकिन अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो उसको 30 डेज के अंदर अंदर जब वो पहला अपना सेशन रखेगी उसको अप्रूव करना पड़ेगा, गिवन द फैक्ट कि राज्यसभा ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी है। देखो 30 दिन का पीरियड जो है ना वो सेम ही है तीनों सिचुएशन में, फाइनेंशियल, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी के में। इसमें क्या होता है, 6 मंथ के बाद आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है। और फिर बोला गया कि उस 6 मंथ में अगर राज्यसभा डिसॉल्व हो गई, सॉरी लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो 30 दिन के अंदर अंदर जब वो पहला अपना सेशन रखेगी उसको अप्रूव करना होगा। सिंपल मेजोरिटी से होता है, नॉट स्पेशल मेजोरिटी, दोनों हाउसेस की सिंपल मेजोरिटी। और अगर बियॉन्ड 1 ईयर आपको प्रेसिडेंट रूल, वैसे तो 3 साल तक का मैक्सिमम टाइम होता है, लेकिन 1 साल के आगे अगर आपको प्रेसिडेंट का रूल जो है वो एक्सटेंड करना है तो 2 केसेस में कर सकते हैं। कैसे? जब इमरजेंसी चल रही हो पूरी कंट्री में, नेशनल इमरजेंसी, और दूसरी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये नोटिफाई करे कि अब हम इलेक्शन नहीं होल्ड कर सकते हैं, तो वो बियॉन्ड 1 ईयर भी एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है? आर्टिकल 360 के अंडर जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है जब रिसोर्सेज जो होते हैं कंट्री के वो क्रंच में आ जाते हैं, या फिर कुछ बीओपी क्राइसिस है, इमरजेंसी नहीं लगी हमारे कभी भी कंट्री में, हमारी ये फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी। सिंपल मेजोरिटी होती है, 2 मंथ के अंडर अंडर करना पड़ता है इसको अप्रूव। 30 डेज या फिर 1 मंथ के अंडर लोकसभा अप्रूव करती, वही अगर डिसॉल्व हो गई बीच में तो इसके लिए जो है वो रिपीटेड अप्रूवल्स नहीं चाहिए होते हर 6 मंथ के बाद, नहीं, मैक्सिमम पीरियड इसका है नहीं, कभी तक भी कंटिन्यू कर सकती है। और प्रेसिडेंट जो करते हैं वो इसको रिवोक करते हैं, जो इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, प्रेसिडेंट इसको रिवोक कर देते हैं। तो हम एक बार देखेंगे एक्चुअली नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंशियल रूल क्या होता है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि 3 तरीके की इमरजेंसी होती हैं। ठीक है, किस आर्टिकल में? आर्टिकल जो होती है वो 352 से 360 में पार्ट 18 में होती हैं। तो पहली है नेशनल इमरजेंसी, जहां हमने पढ़ा है कि किस तरीके से वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस जो कि रिप्लेस किया गया आर्म्ड रिबेलियन से 44th अमेंडमेंट एक्ट में। जो नेशनल इमरजेंसी होती है उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है, विद इन 1 मंथ अप्रूव करना पड़ता है। लेकिन जो लोकसभा है अगर डिसॉल्व हो गई इस 1 मंथ में, तो जब भी वो पहला सेशन रखेगी उसके विद इन 1 मंथ में आपको अप्रूव करना पड़ेगा, गिवन दैट राज्यसभा ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो इमरजेंसी होती है उसमें कुछ प्रोविजंस हैं, जो जैसे फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 358 में आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, ऑटोमेटिकली ही सस्पेंड हो जाता है। और आर्टिकल 359 में जो आर्टिकल ऑल द फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। फिर यहाँ पे हमने केसेस भी देखे हैं कि किस तरीके से इनमें डिफरेंस है। फिर हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में देखा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होती है वो सिंपल मेजोरिटी 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव करनी पड़ती है। लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो 30 दिन के अंदर अंदर जब भी लोकसभा का पहला सेशन होगा तब अप्रूव करेगी। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें देख ली। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था ऑर्डिनेंस, राइट, पार्डनिंग पावर। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब मुझे ये सवाल बताओ कि लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर पूछी गई है, क्या लोकसभा
ओनली अकेली ही डिक्लेयर करती है नेशनल इमरजेंसी? नहीं, हमने अभी देखा है लोकसभा प्लस राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से करती है, तो 1 जो हो गया वो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट आंसर। तो 2 गलत, 1 गलत हो गया, ये 2 गलत, 2 है। अब यह टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, इम्पीच करने के लिए ना लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आप रेजोल्यूशन पास कर सकते हो, और ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जाके देखो। लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, जहाँ पे आपको लगता है कि एक जो पार्टी है वो अपना कॉन्फिडेंस खो गई है और उसके पास मेजोरिटी नहीं है, तो ये जो चीज़ होती है वो ओनली लोकसभा में होती है, क्योंकि राज्यसभा जो है वो कंटिन्यूइंग चैम्बर है, इसका कोई टेन्योर नहीं होता है। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन। According to the Constitution of India, the central government has the duty to protect the state from the internal disturbance. आर्टिकल 355 में बोला है कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो स्टेट प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल लगा देगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल एड टू द काउंसिल फॉर अ पर्सन हेल्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन तब लगाया जाता है जब लगता है कि ये इंसान खतरा कर सकता है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो इट इज़ करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो टाडा है ना, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यहाँ पे बोला गया है जो कन्फेशन दिया है कि उसने, वो एडमिट नहीं होगा। देखो, सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है वो नहीं माना जाता है, लेकिन जो टेररिज्म की एक्टिविटी में है ना, तो अगर एक टेररिस्ट ने कन्फेस किया है कि उसने क्राइम किया है तो वो जो है वो माना जाता है, एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है। तो आंसर इज दिस इज इनकरेक्ट एंड बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, ये दोनों। अब यहाँ पे पूछा गया कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। देखो, अब मैंने यहाँ बताना भूल गई थी कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके सारे फंक्शन कौन करने लगता है? प्रेसिडेंट। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होती है टू लेजिस्लेट अपॉन द स्टेट लिस्ट, वो पार्लियामेंट के पास चली जाती है। और क्या होता है कि वो हर एक नेसेसरी स्टेप्स लेता है, including the suspension of the constitutional provisions relating to anybody or authority in the state। और इस दौरान क्या होता है कि असेंबली सस्पेंड नहीं होती ऑटोमेटिकली, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कर सकता है, लेकिन जो पावर ऑफ लेजिस्लेचर होती है स्टेट की वो पार्लियामेंट के पास चली जाती है। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड? नहीं, ये नेशनल इमरजेंसी में होता है। एंड प्रेसिडेंट कैन मेक लॉस रिलेटेड टू द स्टेट? नहीं, पार्लियामेंट मेक्स द लॉस। याद रखना, पार्लियामेंट नॉट द प्रेसिडेंट, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली कॉन्सिक्वेंस। देखो, यहाँ 2017 में पूछा गया, नेक्स्ट ईयर ये सवाल पूछा गया कॉन्सिक्वेंस पे। रेजोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, देखो सेम है ना ऑप्शन, नहीं। 1 इनकरेक्ट हुआ, तो आंसर कौन सा? सॉरी, यहाँ पे पूछा गया इनकरेक्ट, नॉट नेसेसरली, तो 1 इज इनकरेक्ट, तो आंसर होगा तो 2 and 3, 2 कट गया। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज, अब लोकल बॉडीज को क्यों डिसॉल्व करोगे? तो ये 3rd जो है इनकरेक्ट है। यहाँ पे 2 करेक्ट है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिमूव हो जाते हैं, तो 2, क्योंकि तभी तो ये फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी की वजह से तो प्रेसिडेंट रूल लगाया है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं ना, वो हट जाते हैं, ये कॉन्सिक्वेंस होता है प्रेसिडेंट रूल का। तो 2 जो है वो करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? 1 and 3। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको पहले की वीडियोस भी दिखाने वाली हूँ जो हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में। ये देखो, ये सारी चीज़ें हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ी थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है ये वीडियो तो आप जाके देखो, एंड आई विल गिव इट इन द डिस्क्रिप्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट क्रिएट करने में। ओके, सो हैप्पी स्टडी एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।